जब जब कहीं पर चुनाव होते हैं तो एक बड़ा ही कॉमन शब्द हर किसी की जुबान से सुनने को मिलता है, आचार संहिता, जिसे अंग्रेजी में कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि इस आचार संहिता का कानूनी रूप से या संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और प्रतिनिधि बड़ी सख्ताई से इसका पालन करते हैं। जहां देश में अपराध के लिए अलग अलग कड़े कानून होने के बावजूद भी हर रोज अपराध की घटनाएं सुनने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर बिना किसी कानूनी दर्जे के भी इस आचार संहिता का बड़े से बड़े राजनीतिक दल के नेता भी इसका सख्ती से पालन करते हैं। तो क्या होती है आचार संहिता और ये क्यों लगाई जाती है? आचार संहिता लगने से क्या होता है और क्यों इस आचार संहिता को कभी कानूनी रूप नहीं दिया गया? इन सभी बातों को जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आचार संहिता क्या है, इसको खुद निर्वाचन आयोग ने परिभाषित किया है कि ये एक दिशा निर्देश है जिनका पालन सभी राजनीतिक पार्टियों को करना होता है। यानी कि आचार संहिता में यह सुझाव दिए हुए होते हैं कि चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव संपन्न होने तक राजनीतिक पार्टियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर आचार संहिता के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग 8 भाग दिखाई देंगे, जिनमें बहुत सारे निर्देश दिए हुए होंगे। जैसे पहले खंड में यह बताया गया है कि राजनीतिक पार्टी और जो उनके उम्मीदवार हैं उनका आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऐसे ही खंड 2 और 3 में यह बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस और रैली निकालने के लिए उन पर कौन कौन सी बंदिशें रहेगी, कैसे उनको पहले वहां के पुलिस प्रशासन से जुलूस और रैली के लिए अनुमति लेनी होगी। ऐसे ही खंड 7 है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें यह बताया गया है कि जो सत्तारूढ़ दल है, जिसकी वर्तमान में सरकार है, उस पर क्या क्या बंदिशें रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उसी दल से रहता है। वो सरकारी तंत्र या सरकारी जो संसाधन है, सरकारी कर्मचारी है, उनका अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी संभावना रहती है। और ऐसे ही बहुत सारे निर्देश जो महत्वपूर्ण निर्देश है, जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी वोटर को डरा धमका नहीं सकती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है, और कोई भी राजनीतिक नेता किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेता के ऊपर पर्सनली कोई भी लांछन या ब्लेम नहीं लगा सकता है। हाँ, उसके पार्टी के कमियों को गिना सकता है, उसकी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकता है। तो इस प्रकार से इन सारे निर्देशों को ही आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। तो ये आचार संहिता आम आदमी के लिए नहीं होती है, यह आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवार और जो नेता है उनके लिए है, ताकि चुनाव सुव्यवस्थित तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। चलो अब जानते हैं कि जब आचार संहिता का कहीं किसी कानून या संविधान में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है, तो फिर इसकी शुरुआत हुई कैसे यह आचार संहिता प्रचलन में आई। देखिए, पहली बार आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल में हुई, और केरल के चुनाव के दौरान वहां के इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्रकार से कुछ सुझाव दिए कि चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रकार उनका व्यवहार होना चाहिए, यानी आचरण कैसा होना चाहिए। फिर 1962 के चुनाव में और फिर 1967 के चुनाव में, बहुत सारे राज्यों में चुनाव में, उनमें भी, और 1971 के चुनाव में भी निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए गए, और इन पार्टियों ने बड़े ही अच्छे ढंग से इनका पालन भी किया। फिर 1977 में बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होता है, क्योंकि इस चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने 1975 के समय आपातकाल लगा दिया था, और यह चुनाव आपातकाल के बाद हो रहा था, इसलिए यह चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गया था। तो ऐसे में चुनाव को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता को बड़ी ही सख्ताई से लागू करने के निर्देश दिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने आचार संहिता का सही ढंग से पालन किया और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। इस चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को लगा कि आचार संहिता किसी भी चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फिर 1979 में इलेक्शन कमीशन ने इस आचार संहिता का एक विस्तृत मॉड्यूल तैयार किया, जिसमें 7 खंड थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश थे, और इन सभी प्रकार के निर्देशों को सभी राजनीतिक पार्टियों ने मानना स्वीकार भी कर लिया था। अब निर्वाचन आयोग ने तय किया कि क्यों ना इस एग्रीमेंट को कानूनी रूप दे दिया जाए, और इसके लिए एक बिल भी सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन वह बिल किसी कारण से पास नहीं हो पाया। तो तब से आचार संहिता सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन के बीच हुआ था। देखिए, आचार संहिता को संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण या कानूनी मान्यता नहीं होने के कारण इसमें एक खामी भी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन भी करता है, तो इलेक्शन कमीशन आचार संहिता के उल्लंघन पर उसे किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दे सकता है,
उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। और वर्तमान में तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता कि आचार संहिता को संवैधानिक दर्जा मिले या उसे कानूनी रूप दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आचार संहिता एक राजनीतिक संस्कृति या हमारा कल्चर है जो सभी पार्टीज और इसके पार्टियां इसके बिना किसी कानूनी रूप भी बहुत अच्छे से इसका पालन कर रही है। और अगर मान लो इसे कानूनी दर्जा दे दिया जाता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर दे तो चुनावी प्रक्रिया तो थोड़े से समय के लिए यानी कि 10-15 दिन या महीने भर के लिए होती है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया वर्षों वर्षों तक चलती है। फिर तो ये मामला न्यायालय में चलने तक और उसका फैसला आने तक चुनाव को स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसने उल्लंघन नहीं किया हो, किसी ने झूठा ब्लेम लगाकर उसे फंसाया हो, तो ऐसे में चुनाव लड़ने से तो उसे नहीं रोका जा सकता। तो अब इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि आचार संहिता ऐसे ही बिना कानूनी रूप के जो चल रहा है वही ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आचार संहिता का कोई कानूनी रूप ही नहीं है और इसके उल्लंघन पर जब कोई दंड की व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां और जो सारे उम्मीदवार नेता है वो इतनी सख्ताई से इसका पालन कैसे करते हैं, क्यों आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने से डरते हैं। देखिए, भले ही आचार संहिता में इसके उल्लंघन पर कोई दंड की व्यवस्था न की गई हो, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन पर जैसे किसी वोटर को डराना धमकाना, चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थानों का उपयोग करना, फर्जी वोट डालना, इन सब के लिए हमारे संविधान में अलग अलग कानूनों के तहत कहीं ना कहीं दंड की व्यवस्था जरूर की गई है। जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी धर्म और जाति के आधार पर ऐसा कोई प्रचार करती है जिससे समाज में कटुता पैदा होती हो, तो उसके लिए रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट के तहत दंड की व्यवस्था है। और ऐसे ही अगर कोई मान लो पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का इस्तेमाल करती है, तो रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 और 125 के तहत उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आप किसी वोटर को डराते धमकाते हैं तो वह IPC की धारा 171B के तहत दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो आदर्श आचार संहिता का खुद का तो कोई विधिक या कानूनी रूप नहीं है, पर इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनके उल्लंघन पर कहीं ना कहीं हमारे संविधान में किसी ना किसी कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इससे आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब आचार संहिता में दंड का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां जो नेता उम्मीदवार है वो इतने सही से इस आचार संहिता का पालन क्यों करते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव को सही तरीके से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है, और आचार संहिता एक प्रकार से दिशा निर्देश है। बस इन दिशा निर्देशों को आचार संहिता का रूप दे दिया गया है। तो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली रूप से यह अनुच्छेद 324 आचार संहिता को एक संवैधानिक रूप में लिंक्ड करता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।